जी नमस्कार। आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 द्वितीय क्रियाएं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। और साथियों मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने इस चैप्टर को बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। तो अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को या यूं कहें कि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको वीडियो मिल जाएंगे। अन्यथा आप यूट्यूब पे सिंपल सर्च कीजिए कि क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 5 बाय सॉफ्ट स्टडी, तो आपको इस प्रकार से भी वीडियो मिल जाएंगे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस क्लास को करने से पहले आपके पास चैप्टर का कंसेप्ट होना अति आवश्यक है, तब जाकर जितने भी सवाल हैं आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल जिन विद्यार्थियों ने क्लास को कंप्लीट कर लिया है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लिया है, तो हम लोग शुरू करते हैं मेरे दोस्त पहले नंबर सवाल से। और देखिए पहला नंबर जो सवाल है वो एनसीईआरटी का सवाल है। और मैं आपको हर एक चैप्टर में पहले जितने भी ये कोशिश करता हूं कि पहले जितने भी आपके क्वेश्चन कराए जाएं वो सब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उसको मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करता हूं। तो फिलहाल इस चैप्टर का जो पहला सवाल है, देखिए कहता है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। देखिए सवाल आपके इससे पहले वाले चैप्टर से भी संबंधित है। आपने प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा है ना, तो वही सवाल कहता है दोनों में आपको आज कंपेयर करना है, दोनों में आपको डिफरेंशिएट बताना है, आपको अंतर बताना है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। देखिए तो आपने चैप्टर 4 में प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा था कि सर प्राथमिक क्रियाकलाप में जनरली प्रकृति से जुड़ी हुई, मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उसमें नेचर से जुड़े हुए संबंधित चीजें होती है। जैसे आप देखिए प्राथमिक गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के सीधे इस्तेमाल से जुड़ी होती हैं। और प्राथमिक गतिविधियों में शिकार, मछली पकड़ना, खनन, कृषि जैसी गतिविधियां शामिल होती है। ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है। जिनको अभी दिक्कत है प्राथमिक गतिविधियों में, प्राथमिक क्रियाकलाप में, तो भाई मेरे मैं आपको यही अभी सलाह दूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर को जाकर पहले पढ़ लीजिए, तब जाकर चीजें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि देखिए चैप्टर 4, 5, 6 ये तीनों की चैप्टर क्या है, तो एक दूसरे से लिंक चैप्टर है। तो आपको मतलब तीनों चैप्टर का कंसेप्ट रहेगा, तभी आप इन तीनों चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर। तो देखिए प्राथमिक गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के सीधे इस्तेमाल से जुड़ी होती हैं। और प्राथमिक गतिविधियों में शिकार, मछली पकड़ना, खनन, कृषि जैसी गतिविधियां शामिल होती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से नेचर पे इसमें डिपेंडेंट होता है। लेकिन यही अगर द्वितीय गतिविधियों की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब प्राथमिक मतलब जो प्राथमिक गतिविधियां होती है उसमें अगर हम लोग अपने कौशल का, मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसके मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं, उसके रूप में परिवर्तन ला देते हैं, तो उसको हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। उसको हम लोग किस क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं, तो उसको हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। तो वही कहता है कि द्वितीय गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में बदलने से जुड़ी होती है। देखिए प्राथमिक गतिविधियों में शिकार, मछली पकड़ना ये सब, और द्वितीय गतिविधियों में जनरली विनिर्माण और निर्माण उद्योग शामिल है। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करना, आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। क्लियर। हाथों से बनाना भी आप कह सकते हैं, और जनरली इसमें मशीन से बनाने वाली भी चीजें शामिल होती हैं। तो निर्माण का मतलब आप समझ लीजिए कि बनाना। क्लियर। और तीसरा पॉइंट जो आपका कहता है कि प्राथमिक गतिविधियों के लिए अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। मतलब प्राथमिक गतिविधियों में पूंजी जो होता है वो नामात्र होता है। जनरली क्या है, सब प्रकृति रूप से, अब शिकार करना है तो इसमें क्या ही पूंजी की क्या लागत है जी, कृषि के लिए तो पूंजी नाम मात्र का, मतलब पूंजी उसमें अपेक्षाकृत बहुत कम पूंजी होता है द्वितीय क्रियाकलाप के अपेक्षा अगर हम लोग देखें तो। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप की अपेक्षा अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। तो देखिए डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, कंपेयर कर करके किया जाता है। जैसे यहां पर मैंने दिखाया कि प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों से सीधे इस्तेमाल से जुड़ा होता है, तो यहां बताया कि नहीं, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। उसमें अपना कौशल का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके उसके मूल्यों में वृद्धि की जाती है। तो ये बात है, आप डिफरेंशिएट को लिखना सीखिए, अंतर कैसे लिखा जाता है। एग्जाम में सवाल आएंगे तो आप अंतर वाले क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, समझिएगा। ठीक है। देखिए चौथा पॉइंट आप देखिए कि इसमें प्राकृतिक वस्तुओं का दोहन किया जाता है, मतलब जो भी प्राकृतिक वस्तुएं होती है उसका हम लोग खपत करते हैं, और इसमें वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। जनरली इसमें जनरली क्या होता है, जो भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त चीजें होती है उसके स्वरूप में इन्हें परिवर्तन हम लोग करते हैं, उसके स्वरूप में परिवर्तन करके उसके मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं, उसका वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। फिर इस क्रिया में संलग्न श्रमिक लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, और इस क्रिया में जो संलग्न श्रमिक होते हैं उनको नीले कॉलर श्रमिक
के नाम से कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में अंतर। चूंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है तो इंपॉर्टेंट भी है, और आपके एग्जामिनेशन में भी अगर मान लीजिए डिफ्रेंशिएट नहीं पूछता है तो ये तो जरूर पूछेगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, या ये नहीं तो ये पूछ दे कि द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो किसी तरह से सवाल बनेंगे ही बनेंगे, तो आपको चीजों को समझना बेहद जरूरी है। तो समझते जाइएगा, ठीक ना, समझिएगा तभी फायदे में रहिएगा जी। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट आपका दूसरा सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है। देखिए कि विश्व के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं मुख्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। कहता है कि विश्व के जो विकसित देश हैं, क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं आप, प्रश्नों को समझ जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही मतलब सोल्व होने लगते हैं। पहले प्रश्नों को समझने पर आप जोर डालिए। कहता है कि विश्व के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में, जो विश्व में जो विकसित देश हैं वहां के उद्योगों के संदर्भ में अगर आप आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं के बारे में बात कीजिएगा तो कौन कौन सी मुख्य प्रवृत्तियां जो हैं वो हैं, उनकी विवेचना करनी है। तो अभी वर्तमान टाइम में अगर हम लोग आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की बात करें तो कौन कौन आ जाएगा जी। अगर हम लोग विकसित देशों की बात करें तो देखिए इसमें आपके वही जो लिखा जाता है उस तरह से अपना जो फॉर्मेलिटी है वो लिख दीजिएगा कि विश्व के विकसित देशों में उद्योगों में आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है। पहला, कौशल का विशिष्टीकरण, मतलब जो भी कौशल है उसका विशिष्टीकरण, स्पेसिफिकेशन, ठीक है, स्किल्स का स्पेसिफिकेशन। आधुनिक उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है और कारीगर निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं। मतलब कि आपको स्पेशली, जैसे मान लीजिए आकाश सर यहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबका काम बना हुआ है कि ये जो पीछे जो टाइपिंग किया गया वो कोई और व्यक्ति किया है, इसको मैंने करेक्ट किया है, कहीं कोई चीज़ें गलती, मतलब मान लीजिए टाइपिंग बाय मिस्टेक हो गया तो उसको मैंने सही किया। तो सबका क्या है, तो अलग अलग, मतलब उसके स्पेसिफिकेशन के आधार पे क्या किया गया, कारीगर को निर्दिष्ट किया गया कार्य के लिए और उनको प्रशिक्षित किया गया। तो वही बात कहता है कि जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, वहां उद्योगों के संदर्भ में अगर हम लोग आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं के बारे में बात करें तो कौशलों का विशिष्टीकरण पहला पॉइंट। दूसरा, यांत्रिकरण यानी मशीनरीज हो गया। यांत्रिकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। आधुनिक उद्योग स्वचालित यांत्रिकरण की विकसित अवस्था है, मतलब कि मशीनों का प्रयोग करना। तो जो विकसित देश होते हैं वहां पर आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं में अगर हम लोग बोले तो मशीन का प्रयोग होता ही होता है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी नवाचार, मतलब टेक्नोलॉजी का दिन प्रतिदिन जो है वो आगे बढ़ाना। देखिए यहाँ पे आधुनिक उद्योगों में नया तकनीकी ज्ञान, शोध व विकासमान युक्तियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, अपशिष्टों का निस्तारण व अदक्षता को समाप्त करना व प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना मुख्य है। मतलब प्रौद्योगिकी नवाचार भी इसमें आ जाएगा। और संगठनात्मक ढांचा व स्थिरीकरण, मतलब स्थिरीकरण और एक संगठनात्मक ढांचा के बारे में बात किया जाता है। तो संगठनात्मक ढांचा जो है आपका, इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण में संगठनात्मक जो आपके ढांचा है, बड़ा पूंजी का निवेश, अधिक कर्मचारियों में प्रशासकीय अधिकारी वर्गों का बाहुल्य होता है। यानी कहता है कि जो आपके संगठन होते हैं, संगठनात्मक जो ढांचा होता है उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब अधिक कर्मचारियों का, प्रशासकीय अधिकारी वर्गों का बाहुल्य होता है, पूंजी का निवेश होता है। तो जो विकसित देशों में जो उद्योग होते हैं उनके आधुनिक औद्योगिक प्रदेशों की बात करें, क्रियाओं की बात करें, तो पहला आपका कौशल का विशिष्टीकरण, दूसरा यांत्रिकरण, तीसरा प्रौद्योगिकीय नवाचार और चौथा जो आपका होगा संगठनात्मक ढांचा व स्थिरीकरण। मतलब स्थिरीकरण स्टेज नहीं होता, स्थिरीकरण स्तर, क्या तुम्हारा स्तर है जी, लेवल क्या है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर। चलिए तीसरा सवाल देखिएगा, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है ना जी। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया साइड में एनसीईआरटी। अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। कहता है कि जो अधिकतर देश हैं वहां पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में, परिधि क्षेत्र मतलब समझ में आया। अगर मान लीजिए आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका परिधि क्या होता है, समझ रहे ना, परिधि। तो उसका परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में विकसित होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कि परिधि क्षेत्र नगर के आंतरिक भाग की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करते हैं, मतलब वो
परिधि क्षेत्र बाहर वाला ही हुआ ना, और नगर परिधि पर भूमि का मूल्य कम होता है ना। शहर से अगर थोड़ा सा बाहर जाइएगा, शहर का बाउंड्री कर लीजिए ना जी, तो शहर का जो बाउंड्री है वहां पर तो मूल्य जमीन का जो भाव रहता है कम रहता है। तो कहता है कि भूमि का मूल्य कम होता है, अतः भूमि सस्ते दामों पर मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है, यह मुख्य सड़कों तथा वाहन मार्गों द्वारा नगर से जुड़ा होता है ना। तो नगर से तो जुड़ा होवे करेगा, मुख्य अब मेन सड़क से जुड़ा होता है, और वहाँ पे दाम भी कम में मिल जाता है। और यहाँ का पर्यावरण शांत होता है, सुखद होता है, क्योंकि यह हरित पट्टी क्षेत्र होता है। मतलब समझिए कि वहाँ पे ज़्यादा घरें नहीं होती है, ठीक है। तो हरित पट्टी कहने का मतलब कि वहाँ पे हवाएं भी अच्छे तरीके से आ सकती है, मतलब पेड़ पौधे की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा रहेगी, संख्या ज़्यादा रहेगी। यहाँ निकटवर्ती आवासीय क्षेत्र एवं पड़ोसी ग्रामों से प्रतिदिन आने जाने वाले लोगों की श्रम की आपूर्ति होती है। मतलब अगल बगल से क्या होते हैं, श्रमिक भी काम करने के लिए मिल जाते हैं। तो वही कहता है कि जो अधिकतर देश हैं जहाँ पे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग अगर लगाना है तो वो महानगरों के परिधि क्षेत्रों में क्यों लगाते हैं। तो दीज आर द मेन रीजन। पहला कि परिधि क्षेत्र में आंतरिक भाग की तुलना में अधिक लाभ प्रदान होता है। दूसरा कि नगर परिधि में भूमि का मूल्य कम होता है। तीसरा कि यह सड़कों तथा वाहन मार्गों से जुड़ा होता है। चौथा आपने पढ़ा कि यहाँ शांत और सुखद, मतलब शांत और सुखद पर्यावरण होते हैं। पांचवा आपने पढ़ा कि यह निकटवर्ती आवासीय क्षेत्र एवं पड़ोसी ग्रामों से यहाँ से क्या होते हैं, श्रमिक भी आपको मिल जाते हैं। तो क्लियर कंसेप्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं सवाल में। सवाल केवल देखने में टेढ़ा टुकुड़ लग रहा है, लेकिन अगर सवालों को समझ आइएगा तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ पॉइंट याद करने वाला थोड़ी है। नगर परिधि में क्यों होता है, तो आपको जो टर्म्स मैंने बताया उसको लिख देना है। चलिए अगला देखिएगा, और मैं आपको देखिए ना हर एक आंसर पॉइंट वाइज बना कर लाता हूँ ताकि आपको आपके माइंड में जाए। एक भी पैराग्राफ राइटिंग में नहीं करता मैं, आपके लिए पैराग्राफ राइटिंग में आंसर लाता ही नहीं हूँ। मैं जितने भी आंसर मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी आंसर पॉइंट वाइज बने उसको पॉइंट वाइज बनाने का प्रयास करता हूँ। कि पैराग्राफ लाऊंगा तो हो सकता है आप ना चीज़ों को आपको समझने में कठिनाइयाँ हो। चलिए चौथा देखिएगा सवाल कि अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है। मतलब अपरिमित मतलब ढेर सारा, ठीक है, ढेर सारा प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। समीक्षा कीजिए। कहता है कि अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब अफ्रीका में अगर हम लोग प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो बहु है, मतलब ज़्यादा है, अपरिमित है, ठीक है, अपरिमित है, लेकिन फिर भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। क्यों जी, तो देखिए इसके रीज़न क्या है कि अफ्रीका में क्या है ना कि अफ्रीका में कौशल का कमी है, पढ़े लिखे लोगों की कमी है। तो आइए देखते हैं, हम लोग पॉइंट मैंने अच्छे अच्छे लिखे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर सही बात है, कोई भी अगर उद्योग है तो उसका आकार जो होता है उसमें जितना भी पूंजी आप निवेश कीजिएगा या उसमें जितना लोग काम करेंगे उसी की संख्या पर ना वो डिपेंड करेगा। और उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। लोगों की उपलब्धता, श्रम, मेहनत है ना, उद्योगों के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जबकि अफ्रीकी देशों के पास कुशल श्रमिकों की कमी है। तो ये रीजन है, उनके पास अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है। अपरिमित प्राकृतिक संसाधन होने के कारण भी उनके पास क्या है, तो उनके पास कुशल श्रमिकों की कमी है, जिसके कारण क्या है, तो वो बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। एक रीजन। दूसरा रीजन देखिए, दूसरा कारण है कि उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना आवश्यक है। मतलब अगर आपने कोई माल का प्रोडक्शन किया, आपके पास ढेर सारा प्राकृतिक संसाधन है, आप उसकी सहायता से क्या करते हैं, आप उसके मूल्यों में वृद्धि कर लेते हैं, ठीक है। आपने अपने कौशल का, दिमाग का प्रयोग करके आपने उसके मूल्यों में वृद्धि कर लिया, लेकिन जब आप वृद्धि कर लेते हैं तो उसको खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए ना जी। तो अफ्रीका में क्या दिक्कत है, देखिए क्या है कि उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहाँ के निवासियों में खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। जब आपने प्रोडक्शन किया तो उसको कोई खरीदना चाहिए, तो जब कोई खरीदवे नहीं करे तो अफ्रीका में क्या है ना कि गरीबी है, तो गरीब होने के कारण महंगे उत्पादन यहाँ पर महंगे उत्पाद नहीं खरीदे जा सकते हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर अपरिमित प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी औद्योगिक दृष्टि से बहुत क्या है, पिछड़ा हुआ है। पहला तो आपने देखा कि यहाँ पे कुशल श्रमिकों की कमी है, और कुशल श्रमिक अगर रहेंगे तभी आप प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर सकते हैं, उसका मॉडिफिकेशन करके उसके
के रूप में परिवर्तन करके आप अपने आप का वृद्धि कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। लेकिन ये भी रीजन हो जाता है कि जब भाई आप प्राकृतिक संसाधनों का उसके मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं, उसका मतलब रूपांतरण कर देते हैं, उसके रूप में परिवर्तन करके आप उसको इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि उसका दाम बढ़ जाए, तो आखिरकार उसको लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। और चूंकि क्या है वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो महंगे उत्पाद भी लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण क्या हो गया कि इनके अतिरिक्त विद्युत, जल आपूर्ति, आधुनिक तकनीक, शिक्षा आदि की कमी के होने के कारण अपरिमित प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी अफ्रीका औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। तो अपरिमित प्राकृतिक संसाधन अफ्रीका के पास है। लेकिन देखिए प्राकृतिक संसाधन होने से क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन है लेकिन अब विद्युत की आपूर्ति हो जा रही है, जल की आपूर्ति हो जा रही है, जल की पूर्ति हो ही नहीं रही है, तब क्या हो रहा है कि अफ्रीका में औद्योगिक दृष्टि से यह अफ्रीका जो है पिछड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधन बहुत सारा है, प्राकृतिक संसाधन अपरिमित है, अपरिमित मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या इसके कारण थे, तो अब समझ में आया। देखिए क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर मैंने क्वेश्चन को 50 बार 20 बार बोला, जितना बार मैं पढ़ा रहा था सब बार बोल रहा था, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन हो जाता है। ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत दिनों से ना, तो मुझे पता है यही सारे क्वेश्चन आप लोग कॉल करके हमसे पूछते हैं, तो इसीलिए मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो उसी टाइम क्वेश्चन पे ही ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आपको अगर प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आंसर आप बखूबी लिख दोगे भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगला देखिएगा 5वां नंबर सवाल, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है। मतलब कहता है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग से आप क्या समझते हैं, हाई टेक्नोलॉजी वाला जो आपके उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, इससे आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों को का निर्माण कार्य किया जाता है, इसमें शोध की ज़रूरत होती है, इसमें श्रमिकों का अधिकांश भाग दक्षता प्राप्त होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, अधिकांश कार्य कंप्यूटर और मशीनों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इन उद्योगों के स्थान साफ सुथरे विशाल भवनों, कार्यालयों एवं प्रयोगशालाओं युक्त होते हैं। इन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहा जाता है। एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाइएगा, अभी पूछा जा रहा है बड़ा कि प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं। तो इन जो मतलब आपका कहता है उच्च प्रौद्योगिकी, वैसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जहाँ पे साफ सुथरे विशाल भवन, कार्यालय, प्रयोगशाला युक्त होते हैं, इनको प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। तो एग्जाम में ना सवाल ऐसे ऐसे बन रहे हैं, अभी प्रौद्योगिकी ध्रुव से सवाल बन रहा है, फिर बाद में मुझे ना कहिएगा, इसलिए वहीं समझ लीजिए। चलिए मतलब अभी समझ लीजिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित सिलिकॉन वैली, भारत के बेंगलोर शहर में स्थित सिलिकॉन वैली, ये सब आपके क्या है, तो एग्जाम्पल हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के। अगला देखिएगा 6 नंबर सवाल है कि विनिर्माण क्या है। जनरली विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब आप समझ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो विनिर्माण करना, तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, लेकिन इसमें क्या होता है इन यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इसमें यंत्रों के भी बनाए गए सामान सम्मिलित किए जाते हैं, और यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजारों में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। और हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन का निर्माण अंतर्गत ही माना जाता है। तो यानी विनिर्माण क्या है, तो विनिर्माण एक तरह से क्या है, या आप कह सकते हैं कि चीज़ों को मतलब उसके मूल्यों में बढ़ोतरी करना। देखिए यही ना कह रहा है कि हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, अब लोहे व इस्पात को गढ़ा जाएगा तो उसके मूल्य में वृद्धि होगी। तो विनिर्माण जनरली होता है निर्माण करने का एक क्या है, वही है, मतलब निर्माण का ही है, विनिर्माण का ही है। जैसे विनिर्माण का प्रयोग हाथ से बनाने के लिए होता था, लेकिन जब मशीनों का प्रचलन हुआ ना तो उसको भी साथ में सम्मिलित कर लिया गया। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे। 7वां नंबर देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है कि स्वच्छंद उद्योग क्या है। स्वच्छंद उद्योग कहने का मतलब होता है वैसे उद्योग जिनकी स्थापना कहीं भी की जा सकती है, इसमें प्रदूषण भी नहीं होता है। तो सर क्या होता है, और इसमें देखिए कोई भी कच्चा माल इसमें यूज नहीं किया जाता है, स्वच्छंद उद्योग में कच्चा माल नहीं यूज किया जाता है। सर तो ये कैसा उद्योग है, देखिए इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है कि यह कल पुर्जों पर यानी संघटक पुर्जों पर निर्भर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मतलब कोई अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक पंखा ही बनाना है, ठीक है, अगर आपको एक पंखा बनाना है, एक पंखा आपको मतलब पूरा पंखा डिजाइन करना है, तो हो सकता है कि पंखी आप दूसरे कंपनी से बनवा कर लाएं, उसका डायना मतलब कहीं और, मोटर कहीं और कसाएं, तो सब चीज़ कहीं से मोटर आ गया, कहीं से पंखी आ गया, कहीं से उसका बॉडी आ गया, और उसको फिर क्या किया, सब चीज़ों को एक जगह बैठ के क्या करना है, उसको समाहित करके
उसको अच्छा बनाना है। तो ये होता है स्वच्छंद उद्योग में। स्वच्छंद उद्योग कच्चे माल पे नहीं डिपेंड होता है और इसमें प्रदूषण भी नहीं होता है और इसकी स्थापना कहीं भी की जा सकती है, ठीक है, कहीं भी नहीं की जा सकती है क्योंकि सारा चीज़ तो बना बनाया आ ही रहा है। अब जैसे एक पंखा ही बनाना है तो पंखा अगर आपको तैयार करना है तो आपके पंखी कहीं और से मिल गया, पंखी किसी और कंपनी का है, सब चीज़ तब ना होता है। इसी तरह से बनता है। अगर एक मोबाइल फ़ोन ही बनाना हो गया तो मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए होता है ना, डिस्प्ले रहता है तो कोई और कंपनी डिस्प्ले बनाती है, उसका किट कोई और कंपनी बनाता है, बॉडी कोई और कंपनी बनाता है, तो ऐसे होता है। और उसको एक जगह क्या किया जाता है, फिर सब चीज़ को मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ के उसको बनाया जाता है। तो वही जहाँ सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ा जाता है ना, वो कहा जाता है ना संघटक पुर्जे, तो यही होते हैं ये, ठीक है। तो देखिए स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थिर होते हैं या किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। वही कच्चे माल पर निर्भर इसकी निर्भरता नहीं है। यह उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं, इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है और इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो सब चीज़ बताई दी है स्वच्छंद उद्योग के बारे में, और पॉइंट ऐड कीजिएगा तो कर लीजिएगा। इनकी स्थापना कहीं भी की जा सकती है, ये सब भी आपके हो जाएंगे। 8 नंबर सवाल देखिएगा, संसार में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब संसार में उद्योगों को कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि प्रभावित करते हैं। एकदम सिंपल है, पढ़ाया हुआ है कि देखिए उद्योगों को प्रभावित करने वाले आपके भौगोलिक कारक होते हैं, कुछ भौतिक कारक और कुछ आपके मानवीय कारक होते हैं। तो भौतिक कारक आपको पता है, मानवीय कारक पता है, उसी में से 5 को कोई लिख दीजिए, 2 को मानवीय लिख दीजिए, 2 को भौतिक लिख दीजिए, 3 को भौतिक लिख दीजिए, 2 को मानवीय लिख दीजिए, हो जाएगा काम। जैसे यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता हो गया आपका, अनुकूल जलवायु आपके हो गए, और यहाँ पर आपका शक्ति के साधन, श्रम की उपलब्धता, पूंजी भी आपके क्या होते हैं, तो आपको उद्योगों को प्रभावित करता है, स्थापित करने में क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इन सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, आप इसको आसानी से पढ़ के बना सकते हैं। तो कोई कुछ है ये नहीं है। अब बोलिए सर छोड़ रहे हैं इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, तो उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थ व शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित हो, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग। जहाँ पे अनुकूल जलवायु रहेगी वहाँ पे न तो अधिक ठंडा न तो अधिक गर्मी, वहाँ पर भी आप उद्योगों को क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट था शक्ति के साधन। अब भाई शक्ति के साधन तो चाहिए ना, मशीन उशीन चलाने के लिए आपके पास एनर्जी चाहिए ना, वह एनर्जी जैसा भी हो, बिजली के फॉर्म में हो, तो ये बातें कही जाती है। तो हमें कहता है कि उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम उद्योग हो गया। श्रम की उपलब्धता, किसान भी आपको चाहिए, तो वह उद्योग वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे लोगों की उपलब्धता हो, जहाँ पे लोग बसे हुए हों। पूंजी, देखिए इसमें पूंजी भी निवेश करना जरूरी होता है, क्योंकि पूंजी अगर निवेश नहीं कीजिएगा तो फिर काम कैसे होंगे। तो ये सब आपके मायने रखते हैं उद्योगों को स्थापित करने के लिए। जैसे देखिए यही तो है, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो भौतिक कारक, कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन, जल की उपलब्धता। अगर मानवीय कारक देखें तो श्रम हो गया आपका, पूंजी हो गए, परिवहन के साधन, बाजार और सरकारी नीतियां। तो ये सब आपके क्या करते हैं, उद्योगों को स्थापित करने के प्रभावित करने वाले कारक हैं। 10वां नंबर सवाल देखिएगा, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए उद्योगों का वर्गीकरण जो है आकार के आधार पे 3 रूप में किया जाता है। कुटीर उद्योग, जिसको आप घरेलू उद्योग भी कहते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। क्या जी चैप्टर पढ़े हैं तो समझने में मजा आ रहा है ना। जो लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उनको समझने में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि चैप्टर में मैंने बखूबी बहुत ही अच्छे से चीज़ों को डिस्कशन किया है, तो इसलिए चैप्टर जरूर पढ़िएगा। और मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक अभी तक मैं पूरा सब चीज़ करा दिया हूं। तो आप प्लेलिस्ट में आइएगा तो आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक क्वेश्चन आंसर से लेकर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन सब चीज़ बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और आगे भी मैं इस बार पूरा सिलेबस दे रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में पूरे सिलेबस का आनंद लीजिए। क्लियर। और सॉफ्ट स्टडी आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, सॉफ्ट स्टडी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, बोलने की बात नहीं है। अब देखिए कुछ थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कुटीर उद्योग के बारे में, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। क्योंकि बहुत बार कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में अंतर, छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो समझ लीजिए कुटीर उद्योग, जिसे घरेलू उद्योग भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, पढ़ाया गया है, लेकिन फिर से पढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, पढ़ाया गया है चैप्टर एक्सप्लेनेशन में सेम यही लाइन, यही पॉइंट, यही फोटो के साथ पढ़ाए हैं और उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट करती हैं, ठीक ना। लेकिन आपको समझा देते हैं। देखिए उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं।
घर पर ही दैनिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। पूंजी एवं परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करती। अब घर पे ही करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए ना, पापड़ बनाना, झाड़ू बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, तो इसमें पूंजी क्या ही प्रभावित करेगा? पूंजी कोई प्रभावित करेगा जी? नहीं करेगा। तो पूंजी इन परिवहन के साधन को, उद्योगों को प्रभावित नहीं करती है। पूंजी और परिवहन, कच्चा माल बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता है और किसी शक्ति चालित मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ के साधारण औजार ही उपयोग में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मिट्टी के खिलौने, झाड़ू बनाना, पापड़ बनाना, तो देखिए पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा इस पर समय नहीं दे रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ठीक है भाई। छोटे पैमाने के उद्योग, तो इस प्रकार के उद्योग में निर्माण स्थल घर से कारखाना होता है, घर से बाहर कारखाना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे फोटो में आप देख रहे हैं सिलाई सेंटर, तो सिलाई सेंटर क्या हो गया आपका? ये छोटे पैमाने के उद्योग हो गए। और यहाँ पर देखिए कुटीर उद्योग क्या था? तो कुटीर उद्योग में जनरली देखिए लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ ही मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही वस्तुओं का क्या करते हैं, तो बनाते हैं। जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना, झाड़ू बनाना, पापड़ बनाना, ये सब हो गया। और ये जो छोटे पैमाने के उद्योग है वो कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बड़ा है, कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बड़ा है। इसमें निर्माण स्थल घर नहीं होता है, बल्कि घर से बाहर कारखाना होता है। कच्चा माल, तो इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होगा ही होगा। और रोजगार के अवसर, तो रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति भी क्या होती है? बढ़ती है। मतलब खरीदने की शक्ति जो होती है वो बढ़ती है। और उदाहरण लिफाफे बनाना हो गया, अचार बनाने हो गए, तकिए बनाना का काम हो गया, मच्छरदानी बनाने का काम हो गया। तो आप देखते हैं मच्छरदानी बनाने के लिए लोग क्या करते हैं? लघु उद्योग इसी को तो कहा जाता है छोटे पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग को घरेलू उद्योग, और ये छोटे पैमाने के उद्योग है। तो एग्जाम में ना कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग में अंतर पूछता है, तो ये दोनों को तो लिख देना है। क्लियर? अगला देखिएगा, यहाँ पर बड़े पैमाने के उद्योग हैं आपके। तो उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग में फोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। या आप यहाँ पर देखिए उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में बेचा जाता है। इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है और अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग इसमें किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल्स उद्योग, कपड़ा उद्योग, उर्वरक उद्योग, ये सब आप क्या जाते हैं? बड़े पैमाने के उद्योग में। अब देखिए 11 नंबर सवाल है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो कितने भागों में किया जाता है जी? देखिए 5 भागों में सर। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित। पांचों के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा दिए हैं, तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए सबके आधार पे मैंने पढ़ा दिया, आकार के आधार पे, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पे। अब यहाँ पर देखिए उत्पादन के आधार पे भी आपको पढ़ना है। तो उत्पादन के आधार पे कौन कौन हो जाएंगे? आधारभूत उद्योग और आपके वस्तु निर्माण उद्योग। आधारभूत उद्योग जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। तो लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अन्य उद्योग जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कच्चा माल प्रदान करता है। और वस्तु निर्माण उद्योग वह उद्योग है जो उन उत्पादों का निर्माण करते हैं वो जिन्हें सीधा उपभोग के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय, रोटी, साबुन, टेलीविजन, बिस्किट, ये सब आपके आ जाएंगे वस्तु निर्माण उद्योग के अंतर्गत। क्लियर? चलिए अगला सवाल अगर आप देखें तो सवाल है आपका कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर 3 तरह के, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। सार्वजनिक जनरली वैसे उद्योग जो सरकार के अधीन रहेंगे और सरकार ही इनका प्रबंध करेगी। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया। अधिकतर जो समाजवादी साम्यवादी देश होते हैं जहाँ पे सार्वजनिक होते हैं, जैसे रूस उसका ले लीजिए, तो वहाँ पे सार्वजनिक है, मतलब सरकार का ही उस पर क्या है? नियंत्रण है, सरकार ही उसका नियंत्रण करती है। हम लोग के यहाँ भी बहुत सारा सार्वजनिक उद्योग है, जैसे आप देख ही सकते हैं लोहा इस्पात उद्योग हो गया। निजी क्षेत्र देख लीजिए, मतलब इसमें मालिक क्या होगा? तो स्वयं एक व्यक्ति मालिक होगा निजी क्षेत्र में। तो इस ऐसे उद्योगों का मालिक एक व्यक्ति, एक कंपनी होता है। एक व्यक्ति या तो एक कंपनी होता है, व्यक्ति या निजी कंपनी या उन उद्योगों को प्रबंधन करती है। पूंजीवादी देशों में यह व्यवस्था होती है, जो पूंजीवादी प्राइवेटाइजेशन जहाँ पे होता है, जैसे अमेरिका वाले देश में ऐसा होता है। भारत में टाटा समूह इसका उदाहरण है, बिरला है, रिलायंस है, इंडस्ट्री इसके उदाहरण है। नहीं, रिलायंस उनका क्या है? खुद का अपना है कंपनी।
तो खुद मालिक हैं, इस पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए यहाँ पे अब संयुक्त क्षेत्र आपके हो जाते हैं, मतलब जिसपे सरकार का भी हक है और मतलब एक किसी खास व्यक्ति का भी हक है। तो जैसे कि कुछ उद्योग का संचालन सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर करती है, जैसे हमारे यहाँ भारत में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका HPCL और मित्तल एनर्जी लिमिटेड साझेदारी, ये जो है HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड जो है इसका उदाहरण आपके हैं। तो अगर आप स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो सार्वजनिक हो जाएंगे, निजी हो जाएंगे और आपके संयुक्त हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी और संयुक्त हो गया। फिर आप देखिएगा उत्पादन के आधार पे आपके ये होगा आधारभूत उद्योग, वस्तु निर्माण उद्योग। अगर आप कच्चे माल की प्रकृति के आधार पे देखें तो कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित। अगर आप आकार के आधार पे देखें तो लघु, कुटीर और वही आपके बड़े पैमाने के उद्योग। तो क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए कि हथकरघा उद्योग की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जनरली इसमें हाथ से बनाया जाता है तो हथकरघा उद्योग उसी को कहा जाता है। मशीनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हाथ से बनाया जाएगा तो इसमें श्रमिक भी ज़्यादा लगेंगे और समय भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। हथकरघा उद्योग की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है, यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, मतलब कम पढ़ल लिखल रहेगा तो काम चलेगा। और इस प्रकार के उद्योग में पूंजी की आवश्यकता भी कम होती है और इसमें सूट की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। देखिए कताई करने का मतलब समझ रहे हैं ना, तो सूट की कताई की जाती है, बुनाई आदि का कार्य इसमें किया जाता है। तो हथकरघा उद्योग का ये क्या हुआ, तो ये हथकरघा उद्योग के आप कह सकते हैं कि विशेषताएं हैं। कौन कौन सी, तो ये सब आपके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से मेरे भाई मैंने इस चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे सभी सवालों को बहुत ही कम समय में आपको समझा कर कराने का प्रयास किया। अगर किसी को कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर हमें बता सकते हैं। उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा कहीं पे, क्योंकि अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो आप चैप्टर को जाइए, एक्सप्लेनेशन को समझिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और एक जो आपके साथ मैं आपको बात शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो है वो नहीं आता है। मुझे कमेंट आता रहता है तो पता चलता रहता है कि हाँ वीडियो आप लोग देख रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही है और किस तरह से मुझे मतलब आपके समझ डिलीवर करना है और भी चीज़ें कैसे लाना है। तो इसलिए ये जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि आप लोग कमेंट जरूर करें, वीडियो को अपने मित्र बंधु भाई सगा के साथ शेयर जरूर करें और चैप्टर एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िएगा। भाई बड़ा मेहनत से बनाते हैं तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िएगा। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अपलोडेड है, आप पढ़िएगा। और इसका PDF जो है ना वो सॉफ्ट स्टडी ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा ना, तो आपको सॉफ्ट स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो वहां से आपको इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा। तो ये PDF वहां पे क्लास नोट्स में आपको सारा डाल दिया जाएगा, डाला हुआ ऑलरेडी है। क्लियर। तो चलिए मेरे दोस्त मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस तरह से पढ़ते रहिए और ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को करते रहिए। क्लियर। तो हम लोग अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। हमारा अगला चैप्टर जो है वो तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग मिलने जा रहे हैं। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।